राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो गोविंद पांडे की हम लोग बुक पढ़ रहे थे और 36 नंबर की ये क्लास है। छायावाद युग हम देख रहे थे और एक क्लास हो चुकी है छायावाद पे, जिसमें हमने छायावाद की परिभाषा देखा था और छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है ये देखा था और प्रसाद जी को देखा था। तो हमने प्रसाद जी तक देखा था, इसके आगे हम ब्रेक लगाए थे। हमें आज देखना है निराला को और पंत को। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यहाँ से। दिया है कि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। तो निराला का यहाँ पे पूरा जीवन वृत्त दिया है। देखिए क्या क्या दिया है। इनका जन्म हुआ था 1899 में और निधन 1961 में। जन्म स्थान है महिषादल मेदिनीपुर और मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। पिता इनके राम सहाय त्रिपाठी थे, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज। तो ये आपको ध्यान देना है। निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में। निधन कब हुआ था? निधन भी आपको ध्यान देना है। बहुत बड़े बड़े कवियों का निधन आपको ध्यान देना होता है। तो निधन 1961 में हुआ था और जन्म स्थान कहाँ है? महिषादल है मेदिनीपुर में। और मृत्यु कहाँ पे है? तो मृत्यु स्थान है इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और इनकी पत्नी मनोहरा देवी थी और पुत्री सरोज। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त हो गया। अब यहाँ पे इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियां दी गई हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य काकली 1969। तो यहाँ पे 12 काव्य रचनाएं दी गई हैं निराला की। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, सबका डेट भी आपको याद होना चाहिए। कुकुरमुत्ता है, अड़िमा है, बेला है, नए पत्ते है, अर्चना है, आराधना है, गीत गुंज है और सबसे अंत में सांध्य काकली है 1969 में। ये निराला के मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। 61 में उनका निधन हो जाता है और 8 वर्ष बाद 69 में ये प्रकाशित होती है सांध्य काकली। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है कि निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य देखिए जो निम्न है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो अनामिका है जो 1923 में आता है। अंतिम काव्य संग्रह इनका सांध्य काकली है। तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका, अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली। प्रथम कविता इनकी जूही की कली है 1916 में और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो ध्यान देंगे, निराला का प्रथम संग्रह अनामिका है, अंतिम सांध्य काकली है। प्रथम कविता जूही की कली है, अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो ये हमने देखा। आगे देखिए। आगे दिया है कि निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। तो इनकी रचना अनामिका और परिमल में कुछ इनकी कविताएं संकलित है जिनको हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है अनामिका। अनामिका के द्वितीय संस्करण में ये कविताएं संकलित हैं। तो अनामिका का पहला आता है 1923 में, दूसरा 1938 में संस्करण है। तो ये पूछता है कि सरोज स्मृति किसमें संकलित है? तो अनामिका में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अनामिका में कौन कौन सी रचना संकलित है। पहला है सरोज स्मृति 1935 में, फिर है सम्राट एडवर्ड के प्रति, फिर है प्रेयसी,
फिर है राम की शक्ति पूजा 1936 में, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935 में। तो ये 7 रचनाएं अनामिका में संकलित हैं। कविताएं कौन कौन सी? सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। रेखा भी अनामिका में, तोड़ती पत्थर भी अनामिका में, सच है भी अनामिका में, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ये तो दोनों सुपर मोस्ट है, इनका तो प्रश्न भी बन चुका है। अब देखिए परिमल में कौन कौन सी कविता संकलित है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो परिमल में अधिवास है, जूही की कली है, बादल राग है, विधवा है, भिक्षुक है, संध्या सुंदरी है, पंचवटी प्रसंग है। तो जूही की कली, बादल राग और पंचवटी प्रसंग और भिक्षुक ये पूछा जा चुका है। तो ध्यान देना है, जूही की कली परिमल में है, बादल राग भी परिमल में है, विधवा और भिक्षुक ये भी परिमल में है, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग ये भी परिमल में है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब आते हैं आगे। आगे दिया गया है कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है और कुछ लोग मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। फिर आगे दिया है कि निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? निराला जी ने कहा है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए आगे क्या दिया है। आगे जो दिया है बड़ा मुश्त दिया है कि निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो प्रश्न बनता है कि निराला ने कविता की मुक्ति की बात अपने किस काव्य संग्रह में की है? तो परिमल में। निराला कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो किसमें कहते हैं? परिमल में कहते हैं। आगे दिया है कि निराला कृत सरोज स्मृति, इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। जो इन्होंने सरोज स्मृति लिखा है 1935 में और अनामिका में संकलित है, इसको हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी सरोज स्मृति को माना जाता है। आगे देखिए क्या दिया है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। तो ध्यान देना है, राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? कृतवास रामायण है। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ क्या है? तो कृतवास रामायण है। आगे देखिए क्या दिया है कि निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तो निराला ने जो तुलसीदास लिखा है 1938 में, इसकी विधा पूछ सकता है आपसे। तो ये क्या है? खंड काव्य है। और कितने छंदों में रचा गया है? तो 101 छंदों में। तो तुलसीदास निराला ने 1938 में लिखा, ये खंड काव्य है और 101 छंदों में रचा गया है। आगे देखिए आगे दिया है, पूछा भी जाता है ये कि ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कौन हैं? तो निराला हैं। दिया है कि निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं और ये कहते हैं रामविलास शर्मा। कौन कहता है? रामविलास शर्मा कहते हैं कि निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए क्या दिया है कि निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा
तृप्ति के कवि हैं। दिया है कि निराला जो हैं वो अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। तो ये भी ध्यान देना है आपको। अब देखिए आगे आगे क्या है हमारा। आगे है कि शुक्ल के अनुसार निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। शुक्ल जी कहते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। तो ये पूछा जाता है कि किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है, अब आते हैं हमारे पंत जी। निराला हमारे यहीं पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। जितना भी हमने देखा वो सब इम्पोर्टेंट था। निराला के बारे में एक भी ऐसा तथ्य नहीं था जिसे आप छोड़ सकते हैं जो हमने आज की क्लास में देखा। सब आपको याद करना है और अधिकतर आपको याद होगा भी। तो चलिए अब देखते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो इनका हम देखेंगे। आ जाइए। इनका जन्म हुआ था 1900 में और निधन हुआ था 1977 में। 77 वर्ष केवल ये जिए। 1900 में जन्मे, 77 में मर गए। जन्म स्थान इनका है कौसानी अल्मोड़ा और मृत्यु स्थान इनका कहाँ है, इलाहाबाद। जन्मे तो अल्मोड़ा में थे लेकिन मरे इलाहाबाद में। इनके बाल अवस्था का नाम था गुसाई दत्त। क्या था, गुसाई दत्त था। और इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। कब है, 1916 ईस्वी में। तो पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा कब है, 1916 में। आगे देखिए क्या दिया है। पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है जो कि निम्न है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इनकी जो काव्य धारा रचना है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो ये छायावादी रचना लिखे हैं, फिर प्रगतिवादी लिखे हैं, फिर अंतश्चेतनावादी लिखे हैं, फिर नवमानवतावादी लिखे हैं। तो देखिए इनकी छायावादी रचना क्या है। उच्छ्वास है 1920 में, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है। ये 5 पंत जी की छायावादी रचना है, केवल 5। प्रसाद की 4 थी और पंत की 5 है। उच्छ्वास 1920 में है, ग्रंथि भी 1920 में है, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। सबका डेट आपको ध्यान देना है क्रम लगाने के लिए। इसके बाद पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं आती हैं। उनको देखिए कौन कौन सी हैं। युगांत है, युगवाड़ी है, ग्राम्या है। ये पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। युगांत 1936, युगवाड़ी 1939, ग्राम्या 1940। तो युगांत, युगवाड़ी और ग्राम्या ये 3 रचनाएं इनकी प्रगतिवादी हैं। युगांत 36 में, युगवाड़ी 39 में, ग्राम्या 40 में। अब देखिए, अब है अंतश्चेतनावादी। तो पंत की अंतश्चेतनावादी 3 रचनाएं हैं, जैसे स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धूलि भी 1947 में और युगपथ 1949 में। तो ये क्या है, अंतश्चेतनावादी रचना है पंत जी की। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ। स्वर्ण किरण 47 में, स्वर्ण धूलि भी 47 में, युगपथ 49 में। इसके बाद पंत की नव मानवतावादी रचनाएं आती हैं। तो नव मानवतावादी में क्या आएगा, उत्तरा आएगा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद आएगा 1959 में, अतिमा आएगा 1955 में, लोकायतन 1964 में और उसके बाद आएगा चिदंबरा। तो उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा ये इनकी नवमानवतावादी रचनाएं हैं।
तो हमने देख लिया इनके 4 चरणों में बांटा गया है, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतःचेतनावादी और नवमानवतावादी। तो रचनाओं का डेट भी आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए क्या दिया है कि सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पंत जी की प्रथम छायावादी रचना पूछेगा तो उच्छ्वास और अंतिम छायावादी रचना गुंजन। उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव, गुंजन गुंजन पे समाप्त हो जाता है छायावाद इनका। अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पे लिखा है। तो लोकायतन महाकाव्य लिखे हैं पंत जी। तो ये किसके ऊपर लिखे हैं? महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखे हैं। पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पंत ने चिदंबरा लिखा था। इनकी महत्वपूर्ण कविताएं भी सब इसी में संकलित हैं और चिदंबरा पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले इन्हीं को तो मिला था 1968 में। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि पंत की जो रचना है पल्लव, इसको छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पंत की किस रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव को। ये ध्यान दीजिए, छायावाद की प्रयोगशाला झरना है लेकिन मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पल्लव है। तो मुझे लगता है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे, इसे समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा तो आसान बहुत है लेकिन कंफ्यूज होकर कई लोग गलती कर देंगे। तो छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो पल्लव है और छायावाद की प्रयोगशाला झरना है। अब क्या दिया है? अब दिया है कि पंत जी संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि पूछेगा किसे कहते हैं? तो पंत को कहते हैं। वो जो औदात्य और विद्रोह के निराला थे और संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे पंत जी? अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ध्यान देना है। प्रसाद जी शैव से थे, निराला अद्वैत से थे और पंत जी अरविंद से थे और महादेवी बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। तो लीजिए महादेवी वर्मा अब हमारी आ ही गई। हमारे पंत समाप्त हुए। अब हम किनको देखेंगे? तो अब हम देखेंगे आधुनिक युग की मीरा को। चलिए, तो महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ दिया गया है जो कि निम्न है। सबसे पहले इनका जन्म दिया है और मृत्यु दिया है। तो जन्म होता है 1907 में और निधन होता है 1987 में। 77 में पंत मरते हैं और 87 में महादेवी वर्मा का निधन होता है। 1900 में पंत जी का जन्म होता है और 1907 में महादेवी वर्मा का। इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो फर्रुखाबाद हुआ था, ध्यान देना है। अब देखिए इनका मृत्यु स्थान कहाँ है? तो मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। पिता का नाम इनके गोविंद प्रसाद है और इनको उपाधि दी गई है आधुनिक युग की मीरा। तो 1907 में जन्म हुआ, 87 में निधन हुआ। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता गोविंद प्रसाद हैं और उपाधि आधुनिक युग की मीरा है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़िनी कौन है? महादेवी वर्मा है।
महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां भी हैं जो निम्नांकित हैं। कौन कौन सी? तो निहार है, फिर क्या है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, यामा है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है। तो क्या क्या है महादेवी का? निहार, निहार सबसे पहले है 1930 में, रश्मि इनका है 1932 में, नीरजा है 1935 में, सांध्य गीत 1936 में, यामा 1940 में, दीपशिखा 1942 में और सप्तपर्णा 1960 में। आगे दिया हुआ है कि महादेवी वर्मा कृत यामा में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान देना है कि महादेवी वर्मा की यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। तो पूछा जाता है कि निहार में कौन कौन संकलित है? तो निहार में 4 रचनाएं संकलित हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये एकदम आपको जुबान पे याद होना चाहिए। विकल्प में दे देगा कि कौन यामा में संकलित नहीं है, 3 ठो इसमें से रख लेगा, 1 ठो कोई और रख लेगा, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, याद रहेगा तभी तो सही करेंगे। तो यामा में 4 रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ठीक दीपशिखा को दे देता है, लेकिन दीपशिखा हमारा संकलित नहीं है यामा में, केवल 4 हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। और यामा पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में। फिर देखिए महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में इन्होंने जो सप्तपर्णा लिखा है, ये ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। तो ये भी पूछा जाता है कि सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कौन सी रचना ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है? तो वो सप्तपर्णा है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी की प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 में लिखी थी। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। निहार की भूमिका किसने लिखा? हरिऔध ने। कब लिखा? 1930 ईस्वी में। दिया है कि महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो प्रथम आयाम किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। कब प्रकाशित हुआ? 1984 में। ये क्या है प्रथम आयाम? तो महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है। ये ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन प्रथम आयाम है, जो 1984 में प्रकाशित होता है। दिया है कि महादेवी वर्मा को बौद्ध धर्म दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। तो एक तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी और दूसरा रहस्यवादी कवित्री हैं ये, और तीसरा इनका प्रिय जो प्रतीक है वो दीपक और बादल है। तो जितने छायावाद के बड़े बड़े कवि थे वो हमारे समाप्त हुए। हमने प्रसाद देखा, पंत देखा, निराला देखा, महादेवी को देखा। अब दिया है छायावाद के अन्य कवि निम्नांकित है एवं उनकी रचनाएं भी निम्नांकित है। इसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा हमारी आ जाएगी। तो छायावाद के अन्य कवियों को भी हम देख लेते हैं, जिनमें हमारे हैं उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट, इनका जन्म हुआ था 1898 में, निधन 1966 में। तो निधन तो नहीं ध्यान देना है, जन्म ध्यान देना है। उदय शंकर भट्ट 1898। इनकी प्रमुख रचना देखिए, राका है, मानसी है, विसर्जन है, युगदीप है, अमृत और विष है। अमृत और विष उपन्यास अमृत नागर का है, काव्य उदय शंकर भट्ट का है। यथार्थ और कल्पना है,
तो ये उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। इसके बाद आते हैं मोहनलाल महतो वियोगी। तो इनका जन्म हुआ था 1899 में, निधन 1910 में। 98 में उदय शंकर भट्ट, 99 में महतो वियोगी हैं। इनकी 3 रचना है, निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। तो मोहनलाल महतो वियोगी ने क्या लिखा है? निर्माल्य लिखा है, एक तारा लिखा है और कल्पना लिखा है। अब है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका जन्म होता है 1903 में और इनकी रचना है अंतर जगत। तो ये फेमस नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। काव्य तो इनका नहीं पूछा जाएगा, जन्म ध्यान देना है, 1903 में हुआ था और अंतर जगत काव्य लिखे हैं। इसके बाद राम कुमार वर्मा है, जिनका जन्म 1905 में, निधन 1990 में हुआ था। इनका प्रमुख काव्य है रूप राशि 1931 में, निशीथ है, चित्ररेखा है, आकाश गंगा है। तो रूप राशि राम कुमार वर्मा, निशीथ राम कुमार वर्मा, चित्ररेखा राम कुमार वर्मा और आकाश गंगा राम कुमार वर्मा का है। तो ध्यान देना है, रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा, ये इन्होंने लिखा है। इसके बाद जनार्दन प्रसाद झा द्विज हैं। इन्होंने लिखा है अनुभूति और अंतर्ध्वनि, जो कि नहीं पूछेगा। गोपाल सिंह नेपाली हैं, तो इनका जन्म 1913 में हुआ था और इनका ध्यान देना है पंछी रागिनी उमंग। तो पंछी रागिनी आप ध्यान देंगे, 3 रचनाएं इनकी हैं, पंछी रागिनी उमंग, किसकी? गोपाल सिंह नेपाली की। तो ये पूछ सकता है कभी कभार। इसके बाद है केदारनाथ मिश्र प्रभात, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और इन्होंने लिखा है चिर स्पर्श और सेतु बंद। तो इनका आपको ध्यान देना है चिर स्पर्श, केदारनाथ मिश्र का चिर स्पर्श ध्यान देना है। इसके बाद आरसी प्रसाद सिंह है, जिनका जन्म 1911 में हुआ था, जिन्होंने लिखा है कलापी संचयिता। तो कलापी संचयिता आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा है। नीचे भी इनकी रचना दी गई है आरसी प्रसाद सिंह की। जीवन और यौवन है, नई दिशा है, पांचजन्य है, प्रेम गीत है। तो आपको आरसी प्रसाद सिंह का ध्यान देना है, कलापी, संचयिता और पांचजन्य, ये 3 रचनाएं इनकी ध्यान देनी है। इसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, जो कि कालक्रमानुसार दिए गए हैं। उसके बाद प्रेम और मस्ती के आएंगे, उसके बाद हास्य व्यंग आएंगे, फिर ब्रजभाषा, फिर छायावाद की पंक्तियां आ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि 2 क्लास और होगा, 2 या 3 क्लास होगा। इसके बाद हमारा छायावाद और उत्तर छायावाद क्या होगा? समाप्त होगा। 3 क्लास लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रगतिवाद पे। तो प्रगतिवाद अब हमसे दूर नहीं है, जल्द ही हम उसके पास पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा हम लोग कल से देखेंगे, ठीक? उम्मीद करते हैं जितना हम लोग पढ़े हैं आपको समझ में आया होगा और जो चीज़ इम्पोर्टेंट बताए हैं उसको ध्यान देना है और उसको याद करना है। ये हम कल देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। क्लास देखने के लिए और जुड़ने के लिए हमसे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे की सारे क्लासें भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।